संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां सुस्वागतम्। अद्य वयं क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः तथा ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगः विषये पठिष्यामः। आज हम क्त्वा प्रत्यय और ल्यप् प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 6-7 में भी पढ़ चुके हैं कि क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाता है, और ल्यप् प्रत्यय का प्रयोग भी 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग। और बाद में ल्यप् प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो, पश्यतु बालकः पठति बालकः क्रीडति इति वाक्यद्वयम् अत्र अस्ति। वाक्यम् एकमस्ति बालकः पठति, द्वितीयं वाक्यमस्ति बालकः क्रीडति। सः एव कर्ता अस्ति, बालकः एव कर्ता। अत्र बालकः पठति, कः पठति? बालकः। कः क्रीडति? बालकः एव क्रीडति। अर्थात पठनक्रिया तथा क्रीडनक्रिया, पठनक्रियायाः कर्ता बालकः अस्ति तथा च क्रीडनक्रियायाः कर्ता अपि बालकः अस्ति। अर्थात पठति जो क्रियापद है, इसका कर्ता यानी इसका सब्जेक्ट कौन है? बालक है। और क्रीडति जो वर्ब है, जो क्रिया है, इस क्रियापद का, इस वर्ब का भी कर्ता कौन है यानी सब्जेक्ट कौन है? तो बालक है। अर्थात दोनों में कर्ता क्या है? एक ही है, अर्थात समान व्यक्ति है, एक ही आदमी है, एक ही लड़का है जो कि पढ़ रहा है और खेल रहा है। यहाँ दो वाक्य दिए गए हैं। जब हम इसको एक वाक्य में प्रयोग करते हैं, अर्थात पढ़ के वो खेलता है, बालक पढ़ता है, बालक खेलता है, इसका मतलब बालक पढ़ के खेलता है। तो यहाँ इसका प्रयोग, क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होगा? तो सबसे पहले यहाँ जो पहला जो क्रियापद है, पहला जो क्रियापद है, पहला जो वर्ब है, पठति जो है, इसमें क्त्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जो पट धातु है, तो पट धातु के साथ ही क्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। सब यहाँ जो पहले क्रियापद जो होगा, पहले क्रियापद में ही क्त्वा प्रत्यय को जोड़ा जाएगा। प्रथमया क्रियया सह एव क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अतः वयं पश्यामः अधुना बालकः पठित्वा क्रीडति, बालकः पठति, बालकः क्रीडति इति वाक्यद्वयम्। अस्य एक वाक्येन एव यदा प्रयुज्यते तदा बालकः पठित्वा क्रीडति, अर्थात जब एक वाक्य में प्रयोग करते हैं तब बालक पढ़ के खेलता है, ऐसे प्रयोग होता है। अब दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। द्वितीयम् उदाहरणं वयं पश्यामः। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पठति। बालक विद्यालय जाता है, बालक पढ़ता है। उभयोः वाक्ययोः कर्ता बालकः एव अस्ति, अर्थात दोनों वाक्यों में कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तो बालक है। दोनों में बालक ही सब्जेक्ट है। और गच्छति क्रियापद है, यहाँ पठति क्रियापद है। तो इन दोनों का जो पहला क्रियापद वो कौन सा है? गच्छति है। तो क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कहाँ लगता है? पहले क्रियापद में ही क्त्वा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ गच्छति जो है, इसका मूल धातु जो है वो गम धातु है, तो गम धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ बालकः विद्यालयं डैश पठति, अर्थात बालक विद्यालय जाकर पढ़ता है, ऐसा है। बालक विद्यालय जाकर पढ़ता है। तो यहाँ इसका है बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। गम धातु है, गम धातु में क्त्वा प्रत्यय जोड़ने से गत्वा होता है। पठति पठित्वा, गच्छति गत्वा होता है। तो यहाँ बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, अर्थात बालक विद्यालय जाकर पढ़ता है। या अच्छा, यहाँ क्रीडति दिया गया है,
खेलता है, तो यहाँ जो है इसको पठति कर देते हैं। हाँ, पश्यन्तु, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, बालक विद्यालय जाकर पढ़ता है। उसके बाद बालकः हसति, बालकः वदति, बालकः हसति, बालकः वदति। तो बालक हंसता है, बालक बोलता है। तो यहाँ दो वाक्य हैं। तो यहाँ देखो, हसति, हसति क्रियायाः कर्तृपदं बालकः अस्ति, तथा वदति क्रियायाः कर्तृपदमपि बालकः अस्ति। अर्थात सब्जेक्ट एक ही है, दोनों वाक्य में सब्जेक्ट एक ही है, एक ही लड़का हंसता है और बोलता है। तो यहाँ बालक हंस के बोलता है, बालक हंस के बोलता है। तो इसलिए यहाँ जो पहला क्रियापद है हसति, तो पहले क्रियापद में ही क्त्वा प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा। तो हसति जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे कि पठति पठित्वा है, तो हसति यहाँ हसित्वा हो जाएगा। तो बालकः हसित्वा वदति हो जाएगा, बालकः हसित्वा वदति। अनन्तरम् अग्रे पश्यामः। पश्यन्तु, बालकः क्रीडति खादति, बालक खेलता है, बालक खाता है। तो एक, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, और क्रीडति क्रियापद है, यहाँ खादति क्रियापद है। तो सबसे पहले क्रियापद कौन सा है, क्रीडति है। तो क्रीडति क्रियापद में ही क्त्वा प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए बालकः क्रीडित्वा खादति, जैसे कि हसति हसित्वा, पठति पठित्वा, क्रीडति क्रीडित्वा खादति। अब देखो, बालकः उद्याने चलति, बालकः उद्याने चलति, बालकः गृहम् आगच्छति। वाक्यद्वयं वर्तते, बालकः उद्याने चलति, बालकः आगच्छति। चलति तथा आगच्छति उभयोः क्रियापदस्य, उभयोः क्रियापदयोः कर्ता भवति बालकः। दोनों क्रियापद के कर्ता कौन है, बालक है। यहाँ भी बालक है और यहाँ भी बालक है। तो अर्थात एक ही व्यक्ति है, एक ही जन है। तो यहाँ जो पूर्व क्रियापद है, पहला क्रियापद जो है, इसमें क्त्वा प्रत्यय प्रयोग होगा। तो यहाँ बालकः उद्याने चलित्वा गृहम् आगच्छति, चलित्वा, उद्याने चलित्वा आगच्छति, चलति चलित्वा, हसति हसित्वा, क्रीडति क्रीडित्वा। अब देखो, बालकः लिखति, बालकः वदति, बालक लिखता है, बालक बोलता है। अर्थात बालक लिखकर बोलता है, बालक लिखकर बोलता है या लिख के बोलता है। तो यहाँ बालकः लिखित्वा वदति, पूर्व क्रियापद जो है उसमें क्त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो लिखित्वा वदति, बालक लिखकर बोलता है। अग्रे पश्यामः। क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः कदा भवति, क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग कब होता है। पश्यन्तु, यदा कोऽपि वा कापि समानजनः कार्यद्वयं करोति, यदा, जब, कोऽपि वा कापि, कोई भी, समान जनः, समान एवं, अर्थात वह आदमी ही, वह व्यक्ति ही, वह जन, कार्यम द्वयं करोति, दो कार्य करता है। जैसे कि पठति क्रीडति, लिखति वदति, दो काम है, पढ़ने का, खेलने का, लिखने का, बोलने का, दो दो कार्य हैं वहाँ। तो जब दो कार्य एक ही व्यक्ति, समान व्यक्ति ही करता है, तो पूर्व कार्यवाचके क्रियापदे, जहाँ पूर्व कार्यवाचक क्रियापद है, जहाँ पूर्व क्रियापद है, वहाँ पूर्व क्रियापद में ही क्त्वा प्रत्यय होता है। जैसे कि लिखति वदति, बालकः लिखित्वा वदति। तो लिखति वदति जो है, लिखति पूर्व क्रियापद है, पहला क्रियापद है, तो उसमें ही लगेगा, पहला क्रियापद में, ये बता चुका हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं।
अधुना वयम् अभ्यासप्रश्नानां समाधानं कुर्मः। यथा अभ्यास प्रश्नों के समाधान अब करेंगे। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो पहला वाक्य है भक्तः पूजयति नमति च, शृगालः सिंहं पश्यति पालयति च, पलायति च, भक्तः नमति भजति च, बाला गच्छति पाठं च पठति, वकः मत्स्यं पश्यति खादति च। अब देखो विकी, तुम बताओ अब। भक्तः पूजयति नमति च, भक्तः पूजयति नमति च, इसका क्या होगा? हाँ, भक्तः पूजयति नमति च। तो यहाँ क्रियापद क्या है? पूर्व क्रियापद क्या है? पूजयति, पूजा करना। अर्थात पूजयति में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा। तो क्या होगा? पूजयित्वा, पूजयति पूजयित्वा हो जाएगा। ठीक है, भक्तः पूजयित्वा नमति। अच्छा, श्रृगालः सिंहं पश्यति। श्रृगाल अर्थात लोमड़ी शेर को देखता है। श्रृगालः सियार शेर को देखता है। पश्यति पलायति च, और भागता है। शेर को देख के सियार भागता है। तो पश्यति जो है पूर्व क्रियापद है। तो पश्यति का मूल धातु क्या है? दृश्य धातु है। पश्यति का मूल धातु दृश्य धातु है। तो इसका क्या हो जाएगा? दृश्य प्लस क्त्वा दृष्ट्वा। क्या होता है? दृष्ट्वा होता है। दृश्य प्लस क्त्वा दृष्ट्वा हो जाता है। और भक्तः नमति भजति च, भक्तः नमति भजति च, भक्त नमस्कार करता है और भजन करता है। तो नमति पूर्व क्रियापद है। तो इसका मूल धातु क्या है? नम धातु है। जैसे कि गम धातु गत्वा होता है, तो नम धातु का क्या हो जाएगा? बताओ। गम धातु गत्वा होता है। नम धातु का क्या होगा? नम प्लस क्त्वा। हाँ विक्की बताओ। हाँ नत्वा। ठीक है, तो भक्तः नमति भजति च अर्थात हो जाएगा भक्तः नत्वा भजति। भक्तः नत्वा भजति अर्थात भक्त नमन करके भजन करता है। बाला गच्छति पाठं च पठति, बाला गच्छति पाठं च पठति। बालिका पढ़ती जाती है और पढ़ती है। बाला मतलब बालिका, लड़की। लड़की जाती है और पढ़ती है। तो गच्छति है, गच्छति इसका मूल धातु गम धातु है। तो इसका क्या होगा? बताओ, दोनों में से कोई एक बताओ। क्या होगा? बाला गत्वा पाठम पठति। गच्छति का क्या हो जाएगा? गत्वा। बाला गत्वा पाठम पठति। अनंतरम बाला गत्वा पठति, पाठम पठति। वकः मत्स्यं पश्यति। वकः बगुला, क्रेन। मत्स्यं पश्यति मछली को देखता है। खादति च और खाता है। तो क्या होगा? वकः मत्स्यं पश्यति। पश्यति का मूल धातु दृश्य धातु है। तो दृश्य प्लस क्त्वा दृष्ट्वा। तो हो जाएगा वकः मत्स्यं दृष्ट्वा खादति। बगुला मछली को देखकर खाता है। वकः मत्स्यं दृष्ट्वा खादति।
अनन्तरं पश्यामः अग्रे। अत्र पठित्वा लिखित्वा हसित्वा खादित्वा इति अस्ति, अर्थात धातुना सह एव त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। इसमें क्या है, धातु के साथ ही, मूल धातु के साथ ही त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखो, धातु प्लस त्वा प्रत्यय इक्वल नूतन शब्दः, समानः नूतन शब्दः। तो धातु प्लस उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो नया शब्द बनता है। जैसे कि पठित्वा लिखित्वा हसित्वा खादित्वा धावित्वा नत्वा गत्वा कृत्वा नीत्वा पीत्वा, ये सब धातु के साथ प्रयोग हुआ है त्वा प्रत्यय। तो यहाँ देखो, पठ प्लस त्वा पठित्वा, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, हस प्लस त्वा हसित्वा। तो त्वा प्रत्यय के बारे में यहाँ हम देख रहे हैं। तो मूल धातु जो है पठ धातु, लिख धातु, हस धातु, खाद धातु, धाव धातु, नम धातु, गम धातु, क्री धातु, नी धातु, पा धातु। तो पा पठ धातु त्वा पठित्वा, लिख प्लस त्वा लिखित्वा, हस प्लस त्वा हसित्वा, खाद प्लस त्वा खादित्वा, धाव प्लस त्वा धावित्वा, नम प्लस त्वा नत्वा, गम प्लस त्वा गत्वा, क्री प्लस त्वा कृत्वा, नी प्लस त्वा नीत्वा, पा प्लस त्वा पीत्वा, पा प्लस त्वा ईत्वा। ऐसा ये त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। अब देखते हैं हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ है और कुछ शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ इसी प्रकार दा धातु त्वा प्रत्यय दत्वा, पच धातु प्लस त्वा प्रत्यय पक्त्वा, उसी प्रकार त्यज धातु प्लस त्वा प्रत्यय त्यक्त्वा, भ्रम धातु प्लस त्वा प्रत्यय भ्रमित्वा, दृश धातु प्लस त्वा प्रत्यय दृष्ट्वा, श्रु धातु प्लस त्वा प्रत्यय श्रुत्वा, प्रच्छ धातु प्लस त्वा प्रत्यय पृष्ट्वा, वच धातु प्लस त्वा प्रत्यय, वच धातु प्लस त्वा प्रत्यय उसमें उक्त्वा होगा, उक्त्वा। इसमें वच धातु प्लस त्वा प्रत्यय उक्त्वा और प्रच धातु त्वा प्रत्यय पृष्ट्वा, इसे प्रयोग होता है। तो ये था त्वा प्रत्यय। उसके बारे में हम देखते हैं ल्यप प्रत्यय के बारे में। अब ल्यप प्रत्यय के बारे में देखते हैं। वयम अधुना ल्यप प्रत्ययस्य विषये पश्यामः किमस्ति। यदा धातुः उपसर्गेण युक्तः भवति तदा त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप प्रत्ययः भवति। यदा, जब, धातुः उपसर्गेण युक्तः भवति, जब धातु उपसर्ग के साथ होता है। धातु किसके साथ होता है? जब उपसर्ग के साथ होता है तब वहां त्वा प्रत्यय के स्थान पर, यानी त्वा प्रत्यय के बदले ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ त्वा प्रत्यय में हम देखे हैं कि वहां डायरेक्ट धातु प्लस त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय में क्या है? धातु प्लस त्वा प्रत्यय। लेकिन ल्यप प्रत्यय के लिए क्या चाहिए? धातु उपसर्ग के साथ होना चाहिए, अर्थात उपसर्ग प्लस प्रत्यय प्लस ल्यप प्रत्यय, उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप प्रत्यय होना चाहिए। तो यहाँ त्वा प्रत्यय का प्रयोग देखो, जैसे कि पट धातु में त्वा प्रत्यय तो पठित्वा, गम धातु गत्वा, नम धातु नत्वा, भ्रम धातु भ्रमित्वा, दा धातु दत्वा, त्यज धातु त्यक्त्वा। तो इसमें धातु है और धातु के साथ डायरेक्ट त्वा प्रत्यय है। पठ प्लस त्वा पठित्वा, गम प्लस त्वा गत्वा, नम प्लस त्वा नत्वा, अर्थात धातु प्लस त्वा प्रत्यय होता है। लेकिन ल्यप प्रत्यय क्या होता है? उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप प्रत्यय होता है। ल्यप प्रत्यय में क्या होता है? सबसे पहले उपसर्ग होगा, उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। अर्थात यहाँ जो त्वा वाला प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय वाले जो शब्द हैं उसमें धातु प्लस त्वा प्रत्यय हो जाता है।
लेकिन यहाँ क्या होता है, उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप प्रत्यय होता है। जैसे कि यहाँ देखो, सम उपसर्ग है, सम प्लस पठ प्लस ल्यप क्या बनता है, संपठ्य बनता है। तो सम प्लस पठ प्लस ल्यप संपठ्य। तो यहाँ सम क्या है, उपसर्ग है, अर्थात ये जो पहला पद जो है, पहला जो दिए गए हैं ये सारे उपसर्ग हैं। जैसे कि सम, अव, प्र, परि, आ, परि, सम। तो यहाँ उपसर्ग दिए गए हैं। तो ल्यप प्रत्यय जब होता है वहाँ सबसे पहले एक उपसर्ग की जरूरत होती है। उपसर्ग प्लस मूल धातु प्लस ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप प्रत्यय होता है। और क्त्वा प्रत्यय में धातु प्लस क्त्वा प्रत्यय होता है। अब देखो दूसरा, अव प्लस गम प्लस ल्यप अवगम्य। अव प्लस गम प्लस ल्यप अवगम्य। प्र प्लस नम प्लस ल्यप प्रणम्य। परि प्लस भ्रम प्लस ल्यप परिभ्रम्य। आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय। परि प्लस त्यज प्लस क्त्वा परित्यज्य। सम प्लस पुच प्लस ल्यप संपूज्य। और एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि जहाँ क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है तो उस शब्द में क्या सुनाई दे रहा है, लास्ट में त्वा त्वा सुनाई दे रहा है। देखो इसमें त्वा 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 नहीं तो ट्वा, त्वा नहीं तो ट्वा सुनाई देगा त्वा प्रत्यय वाला शब्द में। और ल्यप प्रत्यय वाला शब्द में लास्ट में क्या सुनाई देगा, लास्ट में य। जैसे कि संपठ्य य, अवगम्य य, प्रणम्य य, परिभ्रम्य य। तो लास्ट में य सुनाई देगा ल्यप प्रत्यय वाला शब्द में। और क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि करके, आफ्टर डूइंग, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग भी इसी अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। अर्थात दोनों सेम स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, अर्थात अगर उसमें उपसर्ग अगर जोड़ दिया है तो वहां ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। अगर उपसर्ग नहीं है, केवल धातु है, तो उसमें क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इतना है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं। अस्तु, पुनर्मिलामः। धन्यवादः।